28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र की राजनीति के इतिहास में एक ऐसी तारीख बन गई जिसने सत्ता, महत्वाकांक्षा और संघर्ष से भरे एक लंबे अध्याय को अचानक विराम दे दिया। बारामती एयरपोर्ट के पास लैंडिंग की कोशिश के दौरान एक चार्टर्ड लियरजेट 45 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कुछ ही पलों में आग की लपटों ने विमान को अपनी चपेट में ले लिया और जब धुआं छटा तब यह स्पष्ट हो चुका था कि इस हादसे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय राजनीति के एक बेहद प्रभावशाली चेहरे अजीत पवार को हमसे छीन लिया है। विमान में उनके साथ मौजूद 2 सुरक्षा अधिकारी और 2 विमानकर्मी भी इस दुर्घटना में जान गंवा बैठे। सुबह करीब 8:45 पर यह घटना केवल एक हादसा नहीं थी, यह महाराष्ट्र की राजनीति में आए एक गहरे सन्नाटे की शुरुआत थी। डीजीसी और अन्य एजेंसियों ने जांच शुरू करी, लेकिन राजनीति के गलियारों में सवाल जांच से पहले ही गूंजने लगे, अब आगे क्या? अजीत पवार उन नेताओं में थे जिनकी मौजूदगी केवल एक पद तक सीमित नहीं रहती। वे सत्ता के केंद्र में खड़े होकर फैसले लेने वाले, जोखिम उठाने वाले और कई बार व्यवस्था को झकझोर देने वाले नेता के रूप में जाने जाते थे। शक्ति, विद्रोह और राजनीतिक साहस, ये शब्द महाराष्ट्र की राजनीति में जब जब दोहराए गए, अजीत पवार का नाम अपने आप चर्चा में आ गया। 22 जुलाई 1959 को अहमदनगर जिले के देवलाली प्रवारा में जन्मे अजीत अनंतराव पवार शरद पवार के भतीजे थे। उस शरद पवार के जिन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति को दशकों तक दिशा दी। पिता अनंतराव पवार के निधन के बाद उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़कर परिवार की जिम्मेदारियां संभाली। राजनीति उनके लिए विरासत भर नहीं थी, बल्कि परिस्थितियों से उपजा एक स्वाभाविक रास्ता भी थी। बाद के वर्षों में उनकी शादी सुनेत्रा पवार से हुई और उनके 2 बेटे जय और पार्थ पवार राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बने। 1991 में बारामती से विधायक चुने जाने के साथ ही अजीत पवार ने राजनीति में अपनी ठोस उपस्थिति दर्ज करा दी। बारामती केवल उनका निर्वाचन क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि उनकी राजनीतिक प्रयोगशाला बन गया। 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बाद वे पार्टी के सबसे प्रभावशाली चेहरों में शामिल हो गए। समय के साथ वे महाराष्ट्र के सबसे लंबे समय तक गैर लगातार कार्यकाल वाले उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 6 अलग अलग कार्यकालों में यह पद संभाला, चाहे वह पृथ्वीराज चव्हाण की सरकार हो, देवेंद्र फडणवीस का कार्यकाल, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी सरकार या फिर एकनाथ शिंदे के साथ बनी सरकार। वित्त, सिंचाई और प्रशासन जैसे अहम विभागों में रहते हुए उनकी पहचान एक तेज तर्रार और निर्णायक प्रशासक की बनी। समर्थकों के लिए वे किसानों और ग्रामीण राजनीति की आवाज थे, जबकि आलोचकों के अनुसार सत्ता पर उनकी पकड़ अक्सर अत्यधिक केंद्रित रही। उनका राजनीतिक जीवन विवादों से अछूता नहीं रहा। सिंचाई परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं के आरोपों ने उनकी छवि पर गहरी छाया डाली। 2012 में हजारों करोड़ रुपए के कथित घोटाले के आरोप लगे, जिनकी जांच हुई, विरोध हुआ, इस्तीफे की मांग उठी, लेकिन आरोप सिद्ध नहीं हुए और वे दोबारा उप मुख्यमंत्री बने। 2013 में सूखे के दौरान दिया गया उनका एक बयान, जिसे उन्होंने बाद में अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कहा, ने उनके जन आक्रोश के केंद्र में ला खड़ा किया। राजनीतिक नाटकों में 23 नवंबर 2019 का दिन शायद सबसे निर्णायक रहा। अजीत पवार ने अचानक एनसीपी से अलग होकर भाजपा के साथ सरकार बनाते हुए उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उन्होंने राज्यपाल को एनसीपी विधायकों के समर्थन के दस्तावेज सौंपे, लेकिन यह सरकार 80 घंटे से भी कम समय में गिर गई। देवेंद्र फडणवीस के साथ उन्होंने भी इस्तीफा दिया और कुछ ही दिनों बाद एनसीपी में लौट आए।
दिसंबर 2019 में वे फिर से उप मुख्यमंत्री बने, इस बार महाविकास अघाड़ी सरकार में। 2022 में शिवसेना के विभाजन के साथ महाविकास अघाड़ी सरकार गिर गई। एकनाथ शिंदे और भाजपा की सरकार बनी और अजीत पवार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। यहीं से एनसीपी के भीतर वैचारिक संघर्ष खुलकर सामने आया। भाजपा के साथ गठबंधन को लेकर उनका रुख, शरद पवार की सार्वजनिक असहमति और पार्टी के भविष्य को लेकर मतभेद, इन सब ने 2023 में एनसीपी के विभाजन का रास्ता साफ कर दिया। अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी के अधिकांश विधायकों का समर्थन होने का दावा किया। चुनाव आयोग ने 7 फरवरी 2024 को पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह उनके गुट को सौंप दिया, जबकि शरद पवार के नेतृत्व वाला गुट नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी कहलाया। यह विभाजन केवल संगठनात्मक नहीं था, यह विचारधाराओं, महत्वाकांक्षाओं और सत्ता की दिशा को लेकर एक खुला संघर्ष था। आलोचकों ने केंद्रीय एजेंसियों की जांचों के दबाव की बात कही, समर्थकों ने विकास और स्थिरता का तर्क दिया। इस पूरे दौर में अजीत पवार की महत्वाकांक्षा भी बार बार चर्चा में रही। मुख्यमंत्री बनने की आकांक्षा, गठबंधनों की सीमाएं और सत्ता की गणित। 2024 में पुणे के एक हाई प्रोफाइल सड़क हादसे के बाद पुलिस आयुक्त को किया गया उनका फोन भी विवादों में घिरा, जिसे उन्होंने प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं बल्कि निगरानी बताया। दिसंबर 2024 में वे एक बार फिर उप मुख्यमंत्री बने, इस बार देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के साथ। यह उनका आखिरी कार्यकाल साबित हुआ। जनवरी 2026 की वह सुबह जब विमान हादसे की खबर आई, तब महाराष्ट्र ने एक ऐसा नेता खो दिया जिसने राजनीति को कभी शांत ही नहीं रहने दिया। अजीत पवार की विरासत सीधी रेखा में नहीं बंधी है, वह विरोधाभासों से भरी है। निर्णय और विवाद, प्रशासन और आरोप, वफादारी और विद्रोह। कुछ उन्हें एक यथार्थवादी, शक्तिशाली राजनीतिकार के रूप में याद करेंगे, तो कुछ एक ऐसे नेता के रूप में जिसने राजनीति को बार बार असहज सवालों के सामने खड़ा किया। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं ठहरती है। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही गहराई से तैयार की गई तथ्यात्मक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ।